चलिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सफर। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि फॉरेन पावर्स, स्पेशली यूरोपियन पावर्स का इंडिया पे क्या प्रभाव हुआ और कैसे कैसे उन्होंने अपने पैर जमाए इंडिया के अंदर। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में अभी हम यही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा साउथ इंडिया देखते हैं एक बार। ये हमारा इंडिया है। इस सबसे पहले तो एक चीज बताओ मेरे को, अंशुल, कार्नेटिक जो जगह है वो कहाँ है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कार्नेटिक? भैया नहीं पता, काफी दिन हो गए हिस्ट्री छेड़ा। हिस्ट्री छड़े काफी दिन। कार्नाटिक थोड़ा सा कर्नाटका से मिलता है बट इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद कर्नाटका। बेसिकली तमिलनाडु और थोड़ा सा सदर्न आंध्र प्रदेश इज द रीजन ऑफ कार्नेटिक। ठीक है भाई, इसको कार्नेटिक रीजन कहा जाता है। यानी इफ आई हैव टू टेल यू, तमिलनाडु प्लस साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस इज कार्नेटिक रीजन। और इससे ऊपर उड़ीसा तक या उड़ीसा से थोड़ा सा आगे, दिस इज नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। यहाँ पे है अपना मैसूर। मैसूर इज द ओल्ड नेम फॉर कर्नाटका, याद रखना। अच्छा, तमिलनाडु के अंदर एक जगह है, इसका नाम है आरकोट। और जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया के अंदर आई थी, उन्होंने अपनी साउथ में जो पोर्ट्स थे यहाँ पे अपना व्यापार स्टार्ट किया था। काफी सारे पोर्ट्स आप उठा के देखेंगे वो इन्हीं रीजन्स में हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, दोनों फ्रेंच की और इंग्लिश, तो बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज थी। प्राइवेट इन द सेंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये फुली प्राइवेटाइज थी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड हैड नो, या मैं कहूँगा मच इन्फ्लुएंस ओवर दिस कंपनी। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, इस पे हमेशा फ्रांस सरकार का दबाव रहता था। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। आगे चलते हैं। और जो ये आरकोट रीजन है, या मैं कहूँ ये आरकोट का जो एम्पायर है, ये हैदराबाद को टैक्स पे करता था। यानी मानने को, जैसे हमने मुगल एम्पायर वगैरह पढ़ा, हैदराबाद, तो कई किंगडम्स के अंदर उन्होंने क्या किया, वहां पे अपनी बाउंड्रीज ना बढ़ाकर उनको कब्जाया तो सही, मगर बाउंड्रीज ना बढ़ाकर उन राजाओं को फ्री छोड़ दिया और ये कह के कि तुम सिर्फ टैक्स पहुंचाते रहना। तो आरकॉट भी हैदराबाद को अपना टैक्स पहुंचाता था। ठीक है। अच्छा जी, अब हम डील करेंगे कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स, यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। बेसिकली फ्रेंच और इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए। कोई बच्चा आया है, 1 मिनट, प्रिया आ गई है। चलिए, तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, फर्स्ट, वो हुआ 1746 से 1748 तक। ठीक है। जो इसका मेन रीजन था, ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया, वहां के राजा की डेथ हो गई थी। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए फ्रांस और ब्रिटिश, या मैं कहूँ इंग्लैंड वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने अपने जो आदमी, जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर कोई सपोज 2 आदमी है, एक आदमी ये है, एक आदमी है, फ्रांस एक आदमी को सपोर्ट कर रहा था और ब्रिटिशर्स एक आदमी को सपोर्ट कर रहे थे कि ये राजा बन जाएगा अगर, तो हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी जो लड़ाई थी इसी पे चल रही थी कि राजा कौन बनेगा।
आगे चलते हैं। ये था कॉज फॉर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखो सिचुएशन क्या है यूरोपियन पावर्स की, कि ये जहां पे भी इनकी टेरिटरीज थी वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड के किसी हिस्से में फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हुई तो आपस में ये मैसेज भेज देते थे कि भाई वहां लड़ाई हुई है, तो इंडिया के अंदर ही आपस में वैसे ही लड़ाई शुरू कर देते थे। ठीक है। अब जब इनकी आपस में लड़ाई वहां शुरू हुई, तो फ्रांस की जो ये जो इंग्लैंड की जो शिप्स वगैरह इंडिया की तरफ आ रही थी, ये मान लो इंडिया की तरफ ये फ्रेंच शिप्स हैं, फ्रेंच, इनके ऊपर इंग्लिश पीपल ने या इंग्लिश की जो आर्मी थी इन्होंने इन पे हमला कर दिया। ठीक है। उसका रिजल्ट फ्रांस ने क्या किया, मद्रास को कैप्चर किया। दे कैप्चर्ड मद्रास। ठीक है। और मद्रास पे कैप्चर होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, उन्होंने क्या कहा आरकोट को कि आरकोट हमारी हेल्प करो। आरकोट इज द एम्पायर, जो वहां का नवाब था, कि भाई हमारी हेल्प करो तुम। ठीक है। और जो उस समय नवाब था आरकोट का, उसका नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। ठीक है। जो इंग्लिश थे अनवरुद्दीन के पास हेल्प के लिए जाते हैं। और जो फ्रेंच थे, फ्रेंच, उन्होंने हेल्प मांगी चंदा साहिब, चंदा साहिब, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच ये आर्मीज लेकर नहीं आए थे इंडिया में, इनके पास अपने प्राइवेट गार्ड्स या प्राइवेट सोल्जर्स कह सकते हैं। जैसे कि कंपनियों के अंदर आप जाओगे, किसी भी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनके पास आर्मी नहीं होती है, अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो सेम टू ये कंपनियां थी, अपने साथ सोल्जर्स या प्राइवेट गार्ड्स कह सकते हो, वो लेके चलती थी और उन्हीं के बेसिस पे ये लोग झगड़ा करते थे। और चंद जो ये था चांद साहिब, बेसिकली ही वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन का ब्रदर इन लॉ था, एक साला था। ठीक है जी। अब दोनों जो थे इसके अंदर नवाब जो बनना चाहते थे। ठीक है। और उसके बाद होती है एक लड़ाई, बैटल ऑफ अद्यार। अद्यार तमिलनाडु के अंदर एक नदी है, अगर कोई तुमसे पूछ ले। और बेसिकली इसमें फ्रेंच जो है विजयी हुए। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंच की पावर थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हुआ भाई सेकंड बैटल, सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर कब से कब तक, 1749 से 54 तक। अब इसका कारण क्या था, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इंडिया के अंदर अपना इंटरफेरेंस बढ़ाने लगे। इंटरफेरेंस बढ़ाने लगे कैसे, जो पॉलिटिकल मामले थे, इंडिया के अंदर भी लड़ाइयां होती रहती थी कि भाई राजा कौन बनेगा। और जो उस समय लड़ाई चल रही थी, वो हैदराबाद के अंदर युद्ध चल रहा था कि भाई किसका बंदा राजा बने या कौन राजा बने। जैसे ही कोई राजा मरता था, दो आदमी जरूर खड़े हो जाते थे, मैं राजा बनूंगा कि मैं राजा बनूंगा। और बाहर से ये कंपनियां आई हुई थी, वो एक एक बंदे को सपोर्ट कर देते थे कि भाई ये मेरा आदमी, ये मेरा आदमी, आपस में फिर ये लड़ाई करते थे। ठीक है। आरकोट और हैदराबाद दोनों में ही ये डिस्टरबेंस चल रही थी। और क्योंकि इनका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन एम्पायर के अंदर इन्होंने भी अपने सोल्जर्स जो है डिप्लॉय कर दिए थे। अब देखो, यहाँ मैं लिखूंगा आरकोट, यहाँ मैं लिखूंगा हैदराबाद, यहाँ मैं लिखूंगा फ्रेंच, और यहाँ मैं लिखूंगा इंग्लिश या इंग्लैंड वाले। फ्रेंच की तरफ से जो इनका लीडर था, ही वॉज डुप्लिक्स, उसका नाम क्या था, डुप्लिक्स। इंग्लैंड वालों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब आरकोट के अंदर जो फ्रेंच थे वो कह रहे थे भाई चंदा साहिब बनेगा, चंदा साहिब। और ये कह रहे थे अनवरुद्दीन बनेगा भाई, अनवरुद्दीन। और हैदराबाद के अंदर
फ्रेंच कह रहे थे मुजफ्फर जंग बनेगा, और ये कह रहे थे भाई नासिर जंग बनेगा। और जनरली ना ये लोग आपस में कोई ना कोई इनका रिश्ता जरूर होता था। ठीक है, फैमिली मैटर्स हो जाते थे कुछ तो, और भाई कुछ ये बाहर से कूद पड़े युद्ध करने वाले। 19 बोल रहा हूँ, 1749 के अंदर, 1749 के अंदर अनवरुद्दीन जो ये बंदा है, इसको मार दिया जाता है लड़ाई के अंदर, और ये खत्म हो गया। यहाँ पे ये बन गया कौन राजा? चंदा साहिब। ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं भाई? फ्रेंच से डुप्लिक शामिल हुआ था युद्ध में, इधर से चंदा साहिब शामिल हुआ था, और इधर से मुजफ्फर जंग, ये आप, और इधर से ये तीन लोग थे। इस युद्ध में, आरकोट के युद्ध में, ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है। और जो नसीर जंग था, इसको इसके ही किसी नोबल ने मार दिया था। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन नोबल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से डुप्लेक्स जो है, ये बहुत प्रसिद्धि पा जाता है कि भाई डुप्लेक्स नाम का एक आदमी है, और भाई जो जो इसकी तरफ हो गया, मतलब इसकी तो लड़ाई में जीत होगी ही होगी। यानी सेकेंड कार्नेटिक वॉर के अंदर फ्रांस की जो पावर थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इंडिया के अंदर इनकी पावर प्लस इन्फ्लुएंस दोनों इंक्रीज हो गए थे। अच्छा जी। अब जो ये है अनवरुद्दीन, अब मैं एक चीज लिखता हूँ। अनवरुद्दीन का जो बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली। ये जाता है ब्रिटिश के पास फिर से कि भाई मेरे को राजा बना दो। ये फिर से किसके पास गया? इंग्लिश के लोगों के पास कि भाई मेरे को आरकोट का राजा बनना है। अब हुआ क्या? जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये हमला कर देता है आरकोट के ऊपर। और क्योंकि उस टाइम इसके पास ज्यादा लोग नहीं थे, ये वहां पे 50 डेज तक उसके जो महल था उस पर कब्जा करके रखता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। आरकोट के एम्पायर के अंदर जो इनका महल था, उसके अंदर 50 डेज तक रॉबर्ट क्लाइव जो है वहां पे अपने आप को सस्टेन कर पाता है, जब तक ये तीन बाकी की सेनाएं आकर इनको नहीं हरा देती। इससे रॉबर्ट क्लाइव की तारीफ पूरे यूरोप में होती है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत बहादुर है और एक कुशल योद्धा है, कि भाई देखो अकेला या कुछ सैनिकों के साथ 50 दिन तक किसी अन्य राज्य में ये लोग लड़ते रहे। और यहाँ पे तो ये इसको कब्जा लेते हैं, पर कई जगह थी जहाँ पे फ्रेंच की भी लड़ाइयाँ जो है फ्रेंच हार रहा था। जैसे एक जगह है त्रिचेरापल्ली, ठीक है, एंड कावेरी पक्कम, यहाँ पे इन लोगों की हार हुई थी। कावेरी पक्कम, बाकी इनके जो दो स्थान थे इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से जीते हुए थे। अब हमने एक बात की थी चंदा साहिब की। चंदा साहिब, इनका रिलेशन हैदराबाद से है, नहीं सॉरी, आरकोट से। जो चंदा साहिब था, तंजौर के अंदर हारता है और मारा जाता है, तंजौर के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे मोहम्मद अली आरकोट का नवाब बनता है। यहाँ पे अब ब्रिटिश पावर जो है थोड़ा सा गेन कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो फ्रेंच गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, और इतनी लड़ाई वड़ाइयाँ हो रही थी, तो फ्रांस में बात चल रही थी क्या ये व्यापार करने गए हैं कि युद्ध करने गए हैं। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, डुप्लिक्स को वापस बुला लेती है। ही इज रिकॉल्ड, स्पेलिंग इज रिकॉल्ड। ठीक है। इसको वापस बुला लिया जाता है 1754 के अंदर कि भाई तुम वापस आओ, क्या कर रहे हो? वहां बिजनेस करने गए थे, क्या करने गए थे? और वहां पे फ्रांस को मजबूरन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करनी पड़ती है। पौंडीचेरी 1754 के अंदर। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच जो है एग्री करते हैं
और रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, मोहम्मद अली को, कि ही इज द नवाब ऑफ दिस कार्नेटिक, या मैं कहूँ आरकोट। आरकोट या कार्नेटिक एम्पायर सेम ही है। तो मोहम्मद अली अब जो है आरकोट का या कार्नेटिक रीजन का अब नवाब बन चुका है। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच की हार होने के कारण फ्रेंच की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है इंडिया के अंदर। अब बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि चला था 7 साल, लगभग 58 से 63, लगभग 7 साल। अब ये इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से इधर इंडिया में आ गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर 7 ईयर वॉर चला था। 7 ईयर वॉर कब से कब तक, 1756 से 63। कहाँ चला था, इन अमेरिका। जहां जहां फ्रांस और इंग्लैंड के लोग थे, जैसे ही उनको सूचना पहुंचती थी, अब सूचना उस समय मोबाइल तो थे नहीं, शिप्स के थ्रू अमेरिका से इंग्लैंड ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता था शिप, और इंग्लैंड से अपना इंडिया आते आते 3 मंथ्स लगते थे, और अगर दोबारा कोई सूचना पहुंचानी है तो 3 मंथ्स लगते थे, यानी 6 महीना तो ऐसे ही लग जाता था। और जब खबर पहुंचती थी ये तुरंत लड़ने शुरू कर देते थे, वैसे तो ये आपस में दोस्त बने घूमते थे। ठीक है। तो अमेरिका के अंदर 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है, और जब इंडिया में ये खबर पहुंचती है तो इनका फ्रांस वालों का और इंग्लैंड वालों का भी झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, पहले देखा जाए इनिशियली तो कार्नेटिक वॉर की शुरुआत में फ्रेंच वॉज या फ्रेंच पीपल वर सक्सेसफुल, पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वर गेनिंग पावर। ठीक है। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंग्लिश पीपल दे डिफीट फ्रेंच एंड एक्सपेल्ड देम फ्रॉम बंगाल, यानी बंगाल के ज्यादातर जगहों से इंग्लिश पीपल ने इनको भगा दिया था। अब किस किस ने युद्ध में भाग लिया, या इंग्लिश की तरफ से कौन था और फ्रांस की तरफ से कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। सर आयर कूट, ये इंग्लिश की तरफ से था। ही डिफीटेड काउंट डे लैली, ये फ्रांस की तरफ से था। ठीक है। और कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वांडी वॉश। वांडी वॉश 1760 के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश की इतनी अच्छी जीत होती है कि फ्रेंच पीपल ऑलमोस्ट बंगाल से खत्म इन्होंने कर दिए, खत्म क्या, भगा दिए वहां से। अच्छा, इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में एक मैप आपको दिखाया था, यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार वाला आप रीजन देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश प्लस थोड़ा सा उड़ीसा वगैरह का रीजन, दिस इज नॉर्दर्न सरकार। यहाँ पे भी इंग्लिश का कब्जा हो जाता है। ठीक है। और अब मैं वहीं लिखता हूँ ताकि कोई चीज मिस ना कर दें हम लोग। इंग्लिश कैप्चर्ड नॉर्दर्न सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार, और उसके अंदर भी मुख्यतः कौन सा, मसौलीपट्टनम, मसौलीपट्टनम। ठीक है। कौन से साल में, 1759। एंड पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इन 1761, यानी इंग्लिश ने पौंडीचेरी यहाँ पे कब्जा लिया। बट बाद में हम देखेंगे कि फ्रेंच को ये दोबारा मिल जाएगा, और जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा उसके काफ़ी टाइम बाद इंडिया इसको जाके आज़ाद करवाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी, ट्रीटी ऑफ पेरिस
देखो युद्ध बाहर हो रहा था तो ट्रीटी भी बाहर ही साइन हुई। इंडिया में तो ये एवं ही जबरदस्ती लड़ते थे, क्योंकि बाहर देश लड़ रहे हैं तो ये भी आपस में लड़ेंगे। 1763 के अंदर। और इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, फ्रांस शायद वर्ल्ड में जीत गया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फ्रेंच वॉज अलाउड टू रिटेन फैक्ट्रीज। देखो इंग्लैंड ने वो चीज जीत ली थी, बट ट्रीटी की पेरिस के बाद क्या हुआ था, जो फैक्ट्रीज उन्होंने जीती थी वो इनको पौंडीचेरी के अंदर वापस करनी पड़ी। एंड चंदेर नगोर, ठीक है। पर इनसे ये बात साइन करवा ली गई थी कि आप कोई भी वहां पे अपना सिपाही या मिलिट्री एक्सपेंशन वहां नहीं करेंगे। नो मिलिट्री एक्सपेंशन, अपनी सेना को बढ़ावा वहां पे नहीं दे सकते। यानी इसमें शायद इनकी हार हुई थी फ्रांस वालों की, ठीक है। फ्रांस की यहाँ पे हार हुई होगी वर्ल्ड में। और क्योंकि ये जो 7 ईयर वॉर था ना, ये समझ लो वर्ल्ड वार से पहले दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध रहा था, ठीक है। और यहाँ फ्रेंच की शायद हार हुई। और इंडिया के अंदर क्या इन्फ्लुएंस हुआ, जो ब्रिटिशर्स अक्सर करते थे कि चलो तुम यहाँ रह लो पर हमारी शर्तों पे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ राज करने नहीं आई थी दोनों कंपनियां, ये सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार करने आई थी। इनके लिए सिर्फ प्रॉफिट मैटर करता है। राज करने का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, वहां की समस्याओं को भी सुलझाड़ा करो। मगर जब आप बिजनेस करने आते हैं तो समस्याओं से आपका कोई नहीं है कि भाई पानी नहीं आ रहा, चोरियां हो गई, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपना काम करो और पैसा कमाओ। और यहाँ से जो फ्रेंच पावर थी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड, ठीक है। इन इंडिया आफ्टर थर्ड कार्नेटिक वॉर, यानी तीसरे कार्नेटिक युद्ध के बाद फ्रेंच ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जो है खत्म हो जाते हैं। अब इसी दौरान जब हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, 1717 के अंदर इंडिया में एक घटना होती है जिसको कहते हैं फर्रुख शायर्स फरमान। अगर मुगल वाला अपने लेक्चर्स हमारे देखे हैं, उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्रुख शायर्स फरमान। अब ये फरमान क्या था भाई, इसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे वर परमिटेड टू कैरी आउट ट्रेड, कि भाई तुम अपना बिजनेस करो बिना रोक टोक के। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है क्या, बोल सकते हो आप, क्योंकि मुझे किसी के माइक होने ऑन होने की आवाज आई है। स्पेलिंग गलत हो गई बॉम्बे की, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। और फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटीज आफ्टर एनुअल पेमेंट, कि भाई आप सालाना कुछ पेमेंट कर दो और जितना भी आप ट्रेड करते हो वो फिर आपका फ्री। और जो फीस लगाई गई देखा जाए कि भाई 100 रुपये फीस है आपकी साल की, और वो धंधा कम से कम 10,000 रुपये का कर रहे थे, ठीक है। ये इस फरमान के अंदर इससे लिखवा लिया गया था, मजबूरी थी क्योंकि ये कमजोर राजा था और अंग्रेजों से ये जीत नहीं पाया, तो यहाँ पे ये चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, या जो इस फरमान के अंदर जो सबसे बड़ी पावर इनको मिली, इट वाज राइट टू इशू दस्तक, कि भाई ये दस्तक जो है इशू कर सकते हैं, दस्तक या फिर पासिस, कि भाई जिसके पास ये दस्तक है उसको टैक्स फ्री काम करने दिया जाएगा, ठीक है। अब ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का तो दस्तक लगा ही रहे थे, प्लस में जो बड़े आदमी थे वो भी बिजनेसमैन बन गए थे, क्योंकि वो खुद ही वो इशू करते थे। तो वो अपना इंडिविजुअल जो है सामान था, इंडिविजुअल सामान जो था वो भी टैक्स फ्री लेके अपना जो है ट्रेड कर रहे थे।
यानी not only East India Company but the individuals were also looting India by issuing false dastaks. इससे हुआ क्या, जो बंगाल का वेल्थ थी इट गॉट ड्रेन्ड. एक्चुअली ड्रेन्ड क्यों, क्योंकि टैक्स अगर आएगा नहीं, if government will not get the tax, then how is government going to function, right? तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस में जो इनके ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स थे, वो सभी बिजनेसमैन बन गए थे. क्यों? क्योंकि वो अपने दस्तक जो है जारी खुद ही कर लेते थे, तो गवर्नमेंट उनको रोक नहीं पाती थी. तो ये जो चीज थी बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आ रही थी. और जो जो नवाब थे जिन्होंने इनको अपोज किया, देखो सबसे पहले आए मुर्शीद कुली खान, इन्होंने अपोज किया. इसके बाद आते हैं अली वर्दी खान, पर ये कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ अपोज करके रह गए, डर जाते थे ये लोग. अली वर्दी खान. और इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला, 1756. इस समय इस युवक की आयु मात्र 18 साल, केवल 18 साल का ये युवक है. और बहुत ही ज्यादा, एक मिनट, अनहैप्पी विद मिसयूज ऑफ दस्तक. अब इसी दौरान जो इन्होंने एक और चाल चली ईस्ट इंडिया कंपनी ने. मान लो ये किला है, सपोज ये पिलर है, ये किला हो गया, एक पिलर ये है. आपने देखा होगा अगर यहाँ जमीन है, इंग्लैंड वाले लोगों ने क्या किया, इसके चारों तरफ, ये सपोज एक एंट्रेंस है, एक खाई खोदनी शुरू कर दी. तुमने देखा होगा जब बच्चे रहे होंगे कार्टून कि किसी महल के चारों तरफ खाई खोद दी जाए और इसमें पानी वानी कुछ भर दिया जाए और कुछ मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाए, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स कह रहे थे हम अपने आप को मराठास से बचा रहे हैं. बट ये सिराजुद्दौला को लगा कि भाई हो सकता है कल को ये हमारे प्रति इसको फोर्टिफाई जो ये कर रहे हैं इसमें ये क्या करेंगे पता नहीं. ठीक है, तो जो इमीडिएट रीजन था कि भाई ये भड़क गया बिल्कुल, इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज fortifying fortifying. What is the spelling of fortifying? FORTI, fortifying Fort William with a moat. What is a moat? This is a moat. ये जो खाई खोदी जा रही है इसको मोट कहते हैं भाई. ठीक है. और इसको जब इसने देखा कि भाई चलो दस्तक तो ये पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बेवकूफियों की वजह से हुआ, पर ये अपने किले को ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसको देखकर इसने इन पे कर दिया चढ़ाई, इन पे हमला. अब क्या होता है, यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी की नींव रखी जा रही है. बैटल ऑफ प्लासी की कहानी सुनाऊंगा कि अब जो ये हमला हुआ इसमें हुआ क्या. देखिए, जो सिराजुद्दौला था, सिराज उद दौला, सिराजुद्दौला, इसने जाके इस फैक्ट्री को सीज कर दिया. सीज, ठीक है. He seized, I will write the complete sentence. He seized English factory at Qasim Bazar and फोर्ट विलियम. फोर्ट विलियम का मतलब ये हो गया इंग्लिश की सबसे बड़ी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो फोर्ट विलियम ही थी. ठीक है. इन जून 1756. अब जब इस पे हमला किया गया तो इसके अंदर इनके कुछ सैनिक जो थे वो इन्होंने बंदी बना ली. वहां पे इनकी काल कोठरी थी 20x20. इसके अंदर इन्होंने 146 आदमी जो कैप्चर किए थे वो इसके अंदर डाल दिए गए. क्योंकि गर्मी वगैरह ज्यादा थी
और 20 बाई 20 रूम के अंदर अगर 150 आदमी खड़े कर दिए जाएं तो सफोकेशन से वैसे ही मर जाएंगे। तो आफ्टर 146 123 पीपल डाइड। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इससे जो हुआ, पूरे इंग्लैंड में गुस्सा भड़क गया और इंग्लिश वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों का भी खून जो है खोल गया कि हमारे आदमियों को इन पे कैसे हमला किया गया। ठीक है जी। यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव था वो साउथ में बैठा था उस टाइम पे, सीधा वो समुद्र के रास्ते आता है और कहाँ से चलेगा ये बंदा? कार्नाटिक से। कार्नाटिक से सीधा आएगा और कोलकाता पे हमला करेगा एंड ही विल फ्री कैलकाटा एंड फोर्ट विलियम। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद। और 1757 के अंदर फोर्ट विलियम को ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। ये घटना हुई 56 और 57 तक। 2 जनवरी 2 जनवरी 1757 के अंदर ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है। इस ट्रीटी में क्या था भाई, एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? इसके अंदर जो भी इनके पूर्वजों ने प्रिविलेजेस इंग्लैंड को दिए हुए थे, मैं लिख देता हूँ, ऑल ओल्ड प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस, अगर स्पेलिंग एरर हो तो देख लेना और बता भी देना। प्रिविलेजेस confirmed अगेन। दोबारा से वे प्रिविलेजेस इनको वापस दिए गए और जो मोट बनाया जा रहा था अराउंड दी फोर्ट विलियम, इट वाज अलाउड। ठीक है जी। ट्रीटी ऑफ अलीनगर में दो चीजें होती हैं, एक तो जो उनकी पुरानी चीजें चली आ रही थी वो वापस उनको मिल जाती हैं और मोट पे कोई रोक नहीं लगेगी अब से। ठीक है, इसके बाद क्लाइव यहाँ नहीं रुकता है। क्लाइव जो है he then captured चंदरनागौर। चंदरनागौर यहाँ पे जो थे फ्रेंच थे, फ्रेंच सेटलमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे इनको भगा दिया जाता है 1757 के अंदर। ठीक, और इस समय 1757 अगर आप देखेंगे, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो इस समय चल ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो इतना युद्ध हुआ, यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी की जो है नींव रखी जा रही है। ठीक है, और कौन कौन आदमी उस समय क्लाइव के साथ मिल गए नवाब के खिलाफ, वो थे, सबसे पहला आप नोट डाउन कर लें, मीर जाफर। ये था मीर बख्शी उस समय का, ये मिलिट्री हेड होता था। सेकंड है मानिक चंद। मानिक चंद ये ऑफिसर इंचार्ज था, ऑफिसर इंचार्ज कैलकाटा का। उसके बाद आता है अमीन चंद। अमीन चंद ये एक बहुत बड़ा व्यापारी। उसके बाद आते हैं जगत सेठ। जगत सेठ इतने अमीर थे भाई उस टाइम के कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन देते थे, सोचो। और खादिम खान, ठीक है, ये भी एक बड़ा मिलिट्री कमांडर था नवाब की फौज में। और कौन कौन लोग जो थे लॉयल साबित हुए राजा के लिए, नवाब के लिए? केवल दो लोग, मीर मदान
और मोहनलाल, ये दो लोग केवल नवाब के साथ रहे और ये लोगों ने मिलके क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया। इसमें जो मीर जाफर था, ये नवाब बनना चाहता था। ठीक है। एक गांव है जिसका नाम है पलाशी। पलाशी। ठीक है। ये हुगली रिवर के पास, हुगली, अगर तुमसे कोई पूछ ले वेयर इज पलाशी, तो हुगली रिवर के पास एक गांव है। और अंग्रेजों से पलाशी शायद बोला नहीं गया, तो ये बन गया प्लासी। इन्होंने लिख दिया अपने कागजों में, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। अब आती है तारीख 23 जून 1757, कि भाई लड़ाई हुई, पर देखा जाए एक तरफ अगर सारी सेना हो जाए राजा की, तो वो लड़ाई तो बस नाम मात्र की ही हुई। और यहाँ पे नवाब मारा जाता है और मीर जाफर, ही बिकम्स द न्यू नवाब। ठीक है। और क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, वो बनता है गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है। या फिर बंगाल, 1757 से 1760 तक। अब हम बात करेंगे मीर जाफर की। मीर जाफर, देखो, अब जैसे ही मीर जाफर बना, सबसे पहले तो क्योंकि क्लाइव के साथ इसने हाथ मिलाए थे, तो ये हर बात पे एग्री कर गया कि भाई तुम मेरे को राजा बना दो, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो मीर जाफर के बनते ही जो कंपनी थी, कंपनी वॉज ग्रांटेड, मीर जाफर के राजा बनते ही कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट, कि भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता अब तो, टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। देखो यहाँ से समझ में आता है, चाहते तो खुद राजा बन जाते, मगर इनका पर्पस राजा बनना था ही नहीं। ठीक है। और 3 राज्यों के अंदर अब ये बिना टैक्स पे किए इंडिया के अंदर जो है राजा, बिना टैक्स पे करे इंडिया के अंदर अब जो है ट्रेड करेंगे। इन्होंने एक चीज और मांग ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दे गॉट, या आई विल राइट, दे रिसीव्ड जमींदारी राइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदारी ऑफ 24 परगनाज। ठीक है, नियर कैलकाटा। अब व्हाट इज जमींदारी राइट्स? जमींदारी भैया की, इसमें इंडिगो इंडिगो कल्टीवेशन हुआ था ना? इंडिगो तो आएगा 1857 में मेरे भाई। अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुए हैं इंडिया के अंदर। अभी तो फर्स्ट बैटल हुआ है यार ये। आप बात कर रहे हो रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पे इंडिगो प्लांटेशन को लेकर बहुत सारे कारण आएंगे आगे चल के। ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट 1857, अभी तो हम 100 साल पहले चल रहे हैं। आई बात समझ में अंशुल? हाँ भैया। ठीक है। अभी तो 100 साल पहले चल रहे हैं, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है। अभी तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखो अपनी राइवलरी खत्म कर रही है और अपने पैर इंडिया के अंदर सिर्फ जमा रही है। अभी ये कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत छोटे लोग हैं, पर धीरे धीरे कब्जा रहे हैं। यहाँ से देखो, ये पॉइंट शुरू होता है यहाँ पे कि जमींदारी राइट्स मिल गए। जमींदारी उस टाइम मीन्स टैक्स कलेक्शन। वो 24 परगनाओं से टैक्स वसूल सकते हैं। नाउ थिंक, जब मीर जाफर और क्लाइव युद्ध कर रहे थे, तो एक इनके बीच समझौता हो गया था कि भाई हम हरा तो देंगे, और ईस्ट इंडिया जो है, मैं ध्यान लिख देता हूँ आपको, 2.2 करोड़ रुपीस उस टाइम के आपको देने पड़ेंगे एज वॉर इंडेमनिटी। स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ,
वॉर इन डेम, ये इसलिए है कि भाई हम युद्ध रोक रहे हैं अब, ठीक है, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उस टाइम का 2.2 करोड़ आज के टाइम का कई हजार करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मीर जाफर राजा तो बन गया, हम इसको समझ में आ रही है हुआ क्या। अब पैसा जो है राजकोष से कम होने लग रहा है, ठीक है। और अब उसको समझ में आया कि ही हैड स्ट्रक अ बैड डील, कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया। अब यहाँ पे वो क्या करता है, ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, ठीक है। और क्योंकि प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ तो ही इज फोर्स टू एब्डिकेट, ही इज फोर्स टू एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप द थ्रोन टू, या इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, हिज सन इन लॉ, उसके सन इन लॉ। अब वो सन इन लॉ कौन है भाई, मीर कासिम। अब नया बंदा बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है मीर कासिम। इस मीर जाफर को हटा दिया जाता है, न्यू किंग इज, या न्यू नवाब इज मीर कासिम। नेक्स्ट बंदा जो हम स्टडी करेंगे ही इज मीर कासिम, ठीक है जी। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसने क्या योगदान दे दिया भारत के इतिहास में, ही सीडेड, स्पेलिंग इज CEDED, बोर्दमन, मिदनापुर, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, चित्तगोंग। अब उस टाइम का बंगाल आज के बंगाल जैसा नहीं है भाई। एट दैट टाइम बंगाल इंक्लूडेड बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो ये जो है आज के बंगाल में नहीं पाए जाएंगे, कुछ पार्ट बांग्लादेश में चले गए, कुछ शायद बंगाल, और कुछ आपके इवन असम का पार्ट भी, कुछ पार्ट्स ऑफ असम वाज आल्सो इन इंक्लूडेड इन बंगाल एट दैट टाइम, ठीक है। ये सारे रीजन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए, ठीक है। इस बंदे ने ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद, कि भाई राजा बने हैं हम तो, और ये राजा बनते ही क्या करते थे, कैपिटल शिफ्ट करते थे, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। इसने एक काम अपने जीवन में अच्छा किया, क्या किया, ही रिमूव्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके एंसेस्टर्स या आगे वाले राजा नहीं करेंगे, ही रिमूव ड्यूटीज फॉर इंटरनल ट्रेड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आई विल एक्सप्लेन। thus bringing Indian traders at par with ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देवर गिवन द राइट टू ट्रेड फ्री इन द स्टेट, मगर जो अपने इंडियन ट्रेडर्स थे देवर पेइंग द नॉर्मल टैक्सेस, ठीक है। मान लो उस टाइम सपोज 40% टैक्सेस देवर गिविंग, और कोई बिजनेसमैन है, इफ ही इज पेइंग 40% टैक्स ना, देन ही विल इंक्रीज द प्राइस बाय ऑलमोस्ट 50%, के भाई कुछ तो प्रॉफिट आए, क्योंकि प्राइस इंडियन प्रोडक्ट्स के ज्यादा थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पेइंग नो टैक्स, दे कुड सेल देयर आइटम्स एट अ लोअर प्राइस। इसीलिए व्हाट ही डिड, ही रिमूव दिस टैक्स। उससे जो हुआ कि इंडियन ट्रेडर्स का भी जो सामान था, इट केम एट पार विद EIC, East India Company. See, 40-50, this is an example. Don't take it as accurate figures. This I am giving as example. Okay. तो यहाँ पे he removed these duties. इससे इंडियन जो ट्रेडर्स थे काफी इम्प्रेस थे, खुश थे, ठीक है। और इसके भी दिमाग में आया कि दैट ही शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रूलर, और भाई इंग्लिश का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। पर जो इंग्लिश थे दे वांटेड अ नवाब टू बी जस्ट अ पपेट। अब यहाँ पे भी विरोध हो गया, यहाँ पे ही फॉट विद द कंपनी, फॉट विद द कंपनी
ठीक है, यहाँ लड़ाई हुई, बेचारा पिटा, एंड ही हैड टू फ्ली, आई विल राइट फ्लेड, बट क्योंकि आई एम टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस तो ही हैड टू फ्ली टू अवध, उसको भागना पड़ा इन 1763। ठीक है, और मीर जाफर वहीं घूम रहा था। अंग्रेजों ने पूछा भैया बनोगे? उसने कहा बनेंगे। दोबारा से कौन राजा बन गया? मीर जाफर। मीर जाफर वॉज मेड नवाब अगेन इन विच ईयर? 1763, जब ये भागा, और 65 पे। ठीक है जी। अब ये भाग के किधर गया, और इसके भागने से किस चीज की नींव रखी गई? बैटल ऑफ बक्सर, जो होगा 1764 के अंदर। अब क्योंकि ये अवध भगा, तो जो अवध का नवाब था, कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद, इसने जाके इस नवाब ऑफ अवध को सारी घटना बताई कि भाई कैसे कैसे अंग्रेज जो है अत्याचार कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठे कौन कौन थे? मीर कासिम और शुजाउद दौला, और जो हमारे मुगल बादशाह थे, जो कि बड़े, क्या कहेंगे, रंगीन स्वभाव के थे। कौन से? शाह आलम। उनके वजीरों ने उसको दिल्ली से भगाया हुआ था, ये भी अवध की शरणागति में था। ठीक है, ये भी अवध में था। अब ये तीसरा बंदा जुड़ गया इनके साथ, और इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, क्योंकि कुछ अवध की होगी, कुछ सैनिक ये लेके आया हुआ था, तो जो कंबाइंड फोर्सेस थी उसके अंदर टोटल आदमी थे 40,000। ठीक है, और इन्होंने हमला बोल दिया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे कौन भाई? हेक्टर मुनरो। मुनरो, जिसके पास केवल 7,000 सिपाही थे। ठीक है, 2-3 हजार इंडिया के, कुछ ही अपने प्राइवेट जो गार्ड्स थे उनके साथ। यहाँ पे ये 7,000 आदमी इन पे हावी पड़ते हैं, क्योंकि ये तो वही धोती कुर्ता पहन के लड़ने वाले थे, और ये प्रोफेशनली ट्रेंड थे ये लोग। ठीक है, तो कम होते हुए भी ज्यादा पे ये लोग भारी पड़ते थे। अब ये तीन इनके सामने बैठे, इनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। इनका सर कलम कर दें, मार दें, पीट दें, क्या करें? अब फिर से किसको बुलाया जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि इंग्लैंड जा चुका था, वहां से ये वापस इसको बुलाया जाता है, और ये यहाँ पे नेगोशिएशन करवाता है, इनकी नेगोशिएशन, क्योंकि इसने पहले भी बहुत सारी इंडिया में नेगोशिएशन करवाई थी, और ये इस एरिया का एक्सपर्ट था, तो इसको दोबारा बुलाया गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ट्रीटी साइन करवाता है इन लोगों से फिर से। अंग्रेजों की चाल थी कि भाई हमें राजा नहीं बनना, राजा बनोगे तुम, हम तो बिजनेसमैन है, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करेंगे। अब इनको पकड़ के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये साइन करवाई जाती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। अब ये ट्रीटी अंग्रेजों और इन फॉलोइंग दो लोगों के बीच में होती है। पहला शख्स था जो राजा था अवध का, ये तो बेचारा एम ही लपेटे में आ गया, शुजाउद दौला। DAU दौला। ठीक है, ये अवध का जो नवाब था, इसको क्या कहा गया कि भाई हम तेरे को खुला छोड़ देते हैं, यू आर फ्री, मगर यू हैव टू सरेंडर 2 एरियाज। कौन कौन से एरियाज? कारा एंड इलाहाबाद। और ये तुम अपने मित्र किसको दे दो? शाह आलम को दे दो, जो मुगल एम्परर था। वो एग्री हो गए, कोई नहीं भाई, इसको शरण दे देंगे, और ये अपने आराम से बैठेगा यहाँ। और
ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम 50 लाख रुपीस दो एज वॉर इंडेमनिटी। ये शब्द दूसरी बार आया है आज की क्लास में, स्पेलिंग गलत लिख रही है शायद वो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक बहुत गजब का जो मास्टर स्ट्रोक हुआ, दैट इज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस। डिफेंसिव अलायंस, जो अंग्रेजों के घोर शत्रु थे मराठास, उनके बीच में अवध आता है, इस साइड कोलकाता, और बीच में इसका शुजाउद्दौला का एम्पायर, और इस साइड मराठास। इस अलायंस के बाद इसमें ये हो गया कि भाई यदि हम पर हमला हुआ तो आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, और आपकी सेना हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड में युद्ध हो जाते थे और इनको आदमियों की भी जरूरत पड़ती थी, तो आप हमें अपनी सेना भी देंगे, या इंडिया के अंदर कभी हम पे हमला होगा तो आप हमारी रक्षा में हमारी सहयोग करेंगे। ठीक है, और एक चीज जो इनके साथ वो मजाक कर गए, वो ये कर गए कि अवध में भी अब हम फ्री ट्रेड करेंगे। ये जो फ्री वर्ड था ना, ये बड़ा खतरनाक था, ये किसी को समझ ही नहीं आता था, ना आज तक किसी को समझ में आया। सिर्फ बिजनेसमैन समझ सकता है कि फ्री क्या होता है। अब दूसरा पप्पू जो वहां बैठा था 3 आदमियों में, वो था शाह आलम। ये तो वैसे ही अयाश था। इस बंदे को बैठे बैठे क्या मिल गया? इलाहाबाद एंड कारा, और इसको एक आदेश दिया गया कि इलाहाबाद फोर्ट के अंदर अब आप जाके रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप इस फोर्ट के अंदर रहेंगे। अब बेसिकली क्योंकि नवाब था, किले में छोड़ दिया गया, मगर आप इससे बाहर नहीं आ सकते, तो एक तरीके से सोने के पिंजरे में इसको कैद कर दिया गया। और क्योंकि ये जो भी इंडिया के पार्ट्स थे, ये थे तो मुगल एम्पायर के अंडर में ना, और शाह आलम से दीवानी राइट्स, बहुत बड़ी चीज है, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये ले ली गई, और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने इसको प्रति माह 26 लाख रुपए की पेंशन देने का प्रॉमिस किया। पेंशन, ठीक है। जब हमने मुगल एम्पायर पढ़ा था, क्या कोई बच्चा बता सकता है उस समय इसके साथ हमने किसका जो जिक्र आता है, किसी को याद है क्या? शाह आलम के साथ किसका जिक्र आता है भाई? क्योंकि इसके बाद जितने भी एम्परर्स आए सब पेंशन पे आए। अगर आपको याद हो, अकबर टू ने राजा का टाइटल किसको दिया था, कोई बच्चा बता सकता है? राजा राममोहन राय जी। करेक्ट, राजा का टाइटल अकबर टू ने उसको इसीलिए दिया था कि भाई इंग्लैंड जा, थोड़ी सी मेरी पेंशन बढ़वा के आ जा। ठीक है, और वहां वो उसकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में, और बस काम खराब। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दिस इज इम्पोर्टेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। इलाहाबाद को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, किसका? रॉबर्ट क्लाइव, मास्टर स्ट्रोक ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, याद रखें। ठीक है भाई, हो मैं थक गया हूँ आज की क्लास में भाई। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्या किसी को? प्रिया, कुड यू अंडरस्टैंड जो भी आज पढ़ाया गया? हाँ भैया। बहुत बोलना पड़ता है, कहानी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, या कुछ नए चेंजेस इसमें लेके आए जाएं? अंशुल, आपकी राय? जी भैया ठीक है।
ठीक है, डिड यू एंजॉय द क्लास? क्योंकि यार काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। या सम चेंजेस नीड टू बी मेड, बताएं। नो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल रखी जाएगी। इसको घर से पढ़ के आए, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं ना, बी इट लूसेंट या फिर प्रिया के लिए मैं कहूँ स्पेक्ट्रम, अगर वो पढ़ रही हैं तो अब आप पढ़ेंगी तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। कार्नेटिक वॉर्स के बारे में आज हमने पढ़ा है, इनको रीड करेंगे तो आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेसिकली ट्रीटीज किसके बीच में हुई, कब हुई, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, सो लेट्स रैप अप इट टुडे, और बाकी कल देखते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके दिलीप, टाइम से आया करो यार, तुम्हारी वजह से टाइम चेंज हुआ था। ठीक है, ऑफिस से लेट हो जाते हो क्या? लेट हो गया भैया। चलिए लेट्स बाइक रैप इट लेट अप। हो गई। रिकॉर्डेड देख लेना, स्टार्टिंग से देखना। क्या नाम है दिलीप? हाँ भैया। ओके जी, लेट्स रैप इट अप, बाय बाय, टेक केयर।